सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस ऑनलाइन क्लासेस गोरखपुर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पहले ही आप लोगों को बताया है कि अपने वीडियो श्रृंखला के तहत, लेक्चर श्रृंखला के तहत हम आपको ऐसे लेक्चर्स रखते हैं अपने इस लेक्चर्स में जो अन्य लोगों तक या अन्य लोगों के वीडियो लेक्चर में उतना उपस्थित नहीं रहते हैं। यानी ऐसे चीज़ों को हम रखना चाहते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो हो, लेकिन जिसके मामले में बहुत मटेरियल्स की कमी हो, या ऐसा कहना कि भाई देखिए, भारत की धरती वीरों से खाली नहीं। तो बहुत सारे ज्ञानवीर तमाम लेक्चरों के माध्यम से यूट्यूब पर उपस्थित हैं। हमारा मानना है कि हम उन विषयों को उठाएं जो अनछुए रह गए हों, या उस पर हो तो कोई यथार्थ मैटर उपलब्ध ना हो, या बच्चों को किताब से या अन्य जगह से प्राप्त करने में उसे कठिनाई हुई। यानी हमारा काम आपको आपके तैयारी को सरल बनाना है। इसके अलावा एक सूचना यह भी है कि जो लोग विक्रमादित्य आईएएस ऑनलाइन क्लासेस में इनरोल होना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इसके तहत हम लोग अपने क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के तहत हम लोग जीएस प्री कम मेंस का पूरा विधिवत बैच चला रहे हैं। अच्छे से उसमें पूर्ण तैयारी कराते हैं, प्री कम मेंस एक साथ। उसके अलावा हिस्ट्री का ऑप्शन हम लोग चलाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल विधिवत तैयारी है। इसमें आपको 2-3 दिन फ्री क्लासेस भी दिया जाता, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। आज हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के लेक्चर को लिया है और अपने इस लेक्चर के तहत कुछ गुण बातों को हम आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। कहां तक सफल हुए अपने कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। आज हमारा टॉपिक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी? है क्या ये? अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पूंजीवाद कहां से आया, समाजवाद कहां से आया, कहां से मिश्रित अर्थव्यवस्था आ गया जो इन दोनों को छोड़कर आगे बढ़ गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था आ गया। देखिए, कैपिटलिज्म उस जमाने की बात है जब यूरोप में सामंतवाद चल रहा था, और सामंतवाद ने पूरे देश के अर्थव्यवस्था को जकड़ के रखा था। पूरे यूरोप के हर देश में यह हाल था। और सामंतवाद में सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक तो सामंत जो होते हैं वो राजा के पिट्ठू होते थे। दूसरी बात, सामंत ये कहते थे कि जो भी आर्थिक प्रक्रियाएं हैं पूरे देश की, वो उन्हीं के लिए संचालित है। यानी आर्थिक प्रक्रियाओं में उत्पादक बहुत लोग हों, लेकिन उपभोक्ता के रूप में मुख्य रूप से सामंत दिख रहे थे। यानी उन्होंने आर्थिक ढांचा को अपने तक केंद्रित कर रखा था। न स्वतंत्र व्यापार था, न स्वतंत्र आयात निर्यात था, न मुक्त बाजार था। सामंतवाद समाप्त हुआ, और सामंतवाद को समाप्त करने में बहुत बड़ा हाथ था पूंजीवाद का। बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे। तो यूरोप के बड़े बड़े देशों में जो प्रणाली आ गई, वो आ गई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और उसका सबसे बड़ा वाहक हुआ अमेरिका और ब्रिटेन। यूरोप के बहुत सारे देश आप देख रहे हैं, सब पूंजीवादी। तो पूंजीवादी प्रणाली को बाजार प्रणाली भी कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार प्रणाली या मुक्त बाजार व्यवस्था। इस प्रणाली में, पूंजीवादी प्रणाली में कितना उत्पादन होगा, कितनी मात्रा में उत्पादन होगा, कैसा उत्पादन होगा, यह सब मांग और पूर्ति के नियम द्वारा निर्धारित होता है। मांग और पूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के नियम पर आधारित होता है। जैसे आप देखेंगे कि कोरोना काल में मांग खत्म हो गया, तो उस वस्तु का उत्पादन भी कम कर दिया गया, पूर्ति भी कम हो गई। अब धीरे धीरे मांग फिर बढ़ेगा, तो फिर सप्लाई बढ़ेगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यहीं से शुरू होती है, मांग और पूर्ति।
और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बहुत आगे इससे भी बढ़ जाती है। जब लोगों के मन में स्वयं मांग पैदा करती है, और वहीं से शुरू हो जाता है भोगवादी संस्कृति। अब लोगों के मन में मांग वो खुद नहीं पैदा करेंगे, हम उनको मांग पैदा करवाएंगे कि आपको ये उपयोग करना चाहिए। अरे आप एक गाड़ी प्रयोग कर रहे हैं, आपको तो 4 गाड़ी प्रयोग करना चाहिए। अरे अरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मानसिकता और उच्चता आप यही देख सकते हैं, जो किसी जमाने में विलासिता की वस्तुएं थी वो आज आवश्यकता की वस्तुएं हैं। जो किसी जमाने में अनैतिक समझा जाता था वो आज नैतिक है। जो किसी जमाने में फिजूल समझा जाता था वो आज अनिवार्य है। यही तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जिसमें आवश्यकता स्वयं पैदा नहीं होता बल्कि पैदा करवाया जाता है। और यहीं से शुरू होता है पूंजीवाद का साम्राज्य, और यहीं से शुरू होता है भोगवाद का साम्राज्य, यहीं से शुरू होता है उपभोक्तावादी संस्कृति। और ये उपभोक्तावादी संस्कृति चाहे आपके जेब में पैसा रहे चाहे न रहे, चाहे आपकी क्षमता रहे चाहे न रहे, लेकिन आपको वो प्रेरित करती है कि भैया खूब भोगो। चार्वाक का यह दर्शन बिल्कुल पूंजीवादी साम्राज्य में सटीक बैठता है। यावत जीवत सुखी जीवत ऋणम कृत्वा घृतम पीवत, यानी जब तक जीना है भैया सुखी जियो, भले ऋण लेकर ही क्यों ना घी पीना पड़े। अरे पूंजीवाद की संकल्पना का यही तो अत्य हो गया, जबकि यूरोप के बहुत सारे इस समय अर्थव्यवस्था, चाहे पुर्तगाल हो चाहे ग्रीस हो, बहुत सारे देश दिवालिया हो गए। वह ऋणम कृत्वा घृतम पीवत कर रहे थे, ऋण ले घी पी रहे थे। और एक समय ऐसा आया कि यूरोप के बहुत सारे देश के ऋण इतना बढ़ गया कि उनके पास चुकाने का आय ही नहीं रहेगा, दिवालिया हो गए। बहुत सारे देश इस समय भी दिवालिया हो चुके हैं। अरे भारत देखिए ना, भारत में एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते उसके ऊपर 50,000 का ऋण हो जाता है। अब आप बताइए, अभी बेचारा जानता ही नहीं कि रुपया माने का होता, पैसा माने का होता, दुनियादारी माने का होता है। पैदा होते ही हो सकता है मैं आंकड़ा ज्यादा बता रहा हूं, या हो सकता है मुझे कंक्रीट आंकड़ा नहीं मालूम है, लेकिन क्या कोई भारत का व्यक्ति इस बात को कह सकता है कि पैदा होते उसके ऊपर ऋण नहीं हो जाता है? हमें जरा बता दीजिए आप, सिविल सेवा की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी, कोई हमें माई का लाल ये सिद्ध करके दिखा दे कि पैदा होने वाले लड़के पर कोई ऋण नहीं होता है। यही तो पूंजीवाद है। अच्छा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूंजीवाद में विकास नहीं होता। पूंजीवाद में उन्मुक्त व्यापार होता है, उन्मुक्त आयात निर्यात होता है, उन्मुक्त संसाधनों का प्रवाह होता है, चारों ओर तकनीकी का साम्राज्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पसंद का उद्योग करता है, व्यापार करता है, बिजनेस करता है। स्वामित्व, संचालन, नियंत्रण सब उद्योगपतियों के हाथ में होता है। क्या पैदा होगा, कैसा पैदा होगा, कौन चलाएगा, कौन रखेगा, कौन नियंत्रण करेगा, ये सब उद्योगपति हो। यही तो पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट है कि पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि साधनों का स्वामित्व, साधनों का संचालन, साधनों का नियंत्रण सब निजी हाथों में होता है। यानी निजी हाथ मानेगा पूंजीपति। कंज्यूमरिज्म को यह एक्सटेंड करता है, बढ़ावा देता है।
अब चारों ओर व्यापार बढ़ रहा है, चारों ओर बिजनेस व्यवसाय बढ़ रहा है, चारों ओर संसाधन बढ़ रहे हैं, चारों ओर आयात निर्यात बढ़ रहा है, तकनीकी का विस्तार हो रहा, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, सब पूंजीवाद है। नियंत्रण निजी हाथ में, और बाजार के नियम निर्धारित करेंगे कि क्या पैदा होगा, कितना पैदा होगा, कैसा पैदा होगा, ये बाजार का नियम निर्धारित करेगा। मुक्त बाजार प्रणाली, लेसेस फेयर, स्वतंत्र व्यापार प्रणाली, लेसेस फेयर इसको बोला जाता है। लेकिन पूंजीवादी प्रणाली में समुद्र की धाराएं तो बहती ही हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारे कीचड़ भी दिखते हैं। क्या क्या कीचड़ है? आय की असमानता बहुत बड़ी हो जाती, चौड़ी हो जाती है। यानी आय की असमानता में खाई हो जाती है। आय की असमानता आप भारत में देख सकते हैं। 80% संपत्ति पे 20% लोग काबिज हैं, और 20% संपत्ति पर 80% लोग जीवन गुजारा कर रहे हैं। आय की असमानता है। भारत के एक ऐसे उद्योगपति हैं जिनकी आय भारत के 20 राज्यों से ज्यादा है। मैं कंफर्म फिगर नहीं बता पा रहा हूं, और आपको कंफर्म फिगर जानने की क्या, ऐसा नहीं है भाई, ये कोई कंफर्म फिगर हो भी नहीं सकता है, क्योंकि आर्थिक आंकड़े तिमाही छमाही बदलते हैं, तो आप कैसे कर सकते कंफर्म फिगर। लेकिन ये तो एक है कि उसका कई राज्यों से अधिक आय है, ये तो सही है, ये कोई गलत नहीं कर सकता है। और बहुत ज्यादा कंफर्म फिगर याद करेंगे तो सिविल सेवा मेंस में लिखना भी असंभव हो जाएगा, संभव ही नहीं हो पाएगा। इतना फिगर तो याद ही नहीं करना है, और ना इतना फिगर आपसे एग्जामिनर मांग रहा है। लेकिन ये तो सत्यता है कि ऐसे उद्योगपति जिनकी आय भारत के कई राज्यों से अधिक है। अब किसी बिजनेसमैन का राज्य से आय ज्यादा कैसे हो सकता है? यही तो पूंजीवाद है, जिसमें पूंजी का साम्राज्य इतना आगे बढ़ता है कि वो स्टेट से भी ऊपर हो जाता है, राज्य से ऊपर हो जाता है, सरकार से ऊपर हो जाता है। और पूंजीवाद में धन का केंद्रीकरण कुछ ही लोगों के हाथ में हो जाता है, और स्थिति वर्ग संघर्ष तक पहुंच जाती है। क्लास स्ट्रगल तक पहुंच जाती है। पूंजीपति और श्रमिक लड़ भिड़ पड़ते हैं, और इसी लड़ाई के बीच में कई और धाराएं पैदा होती हैं जो जनता के समक्ष, लोगों के समक्ष एक नई अवधारणा प्रस्तुत करती हैं। और इसी में एक अवधारणा है मार्क्सिज्म, यानी मार्क्सवाद, समाजवाद। यह अवधारणा इसी से पैदा हुई, जब पूंजीवाद में साधन एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो गया, पूंजीवाद में आय की असमानता बढ़ गई, मजदूरों, किसानों, गरीबों को कोई देखने वाला नहीं रहा, तो इन्हीं के मसीहा के रूप में पैदा हुआ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स हर भूखे, नंगे, गरीब, पिछड़े, इनके लिए अलग से कार्य कर रहा था। एक ऐसी विचारधारा था मार्क्सिज्म जिसमें यह माना गया कि सत्ता मजदूरों और किसानों के हाथ में होगी। और कार्ल मार्क्स इतना ज्यादा आगे बढ़ गए कि उन्होंने कहे नहीं, सर्वहारा वर्ग, मजदूर और किसान वर्ग की तानाशाही होगी। और मार्क्सिज्म लाने के लिए, मार्क्सवाद लाने के लिए क्या किया जाएगा? हिंसा का सहारा लिया जाएगा, और पूंजीवाद को हिंसा के माध्यम से समाप्त किया जाएगा। बस यही मात खा गए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बात तो सही कर रहे थे। कार्ल मार्क्स उन दबे, कुचले, उन गिरे, उन असमर्थ लोगों के लिए बात कर रहे थे जिनके लिए कोई बात करने वाला नहीं था। अगर दुनिया में पूंजीवाद के मन में पहली बार किसी ने भय पैदा किया तो कार्ल मार्क्स थे। लेकिन जहां उन्होंने जो बताया सही बताया, जहां तक सही बताया, लेकिन जैसे उन्होंने हिंसा का सहारा ले लिया, बस वहीं सब गड़बड़ा गया और वो तानाशाही तक पहुंच गए। अब मार्क्सिज्म एक ऐसी विचारधारा पा गई जिसमें आय की समानता तो दिख रहा था, लोगों के बीच वर्ग संघर्ष की समाप्ति दिख रही थी,
लेकिन आय की समानता और लोगों के बीच समानता इतनी ज्यादा आगे बढ़ रही थी कि लोगों के बीच जो प्राकृतिक अंतर था उसको भी ये भूल जा रहा था। लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, लोग को कितना मिलना चाहिए, ये सब तानाशाही के अंदर आ जा रहा था। अब बताइए, समानता अगर हो और स्वतंत्रता ना हो तो समानता तो मानसिक बोझ बन जाएगा। मान लीजिए आपसे कहा जाए भैया बहुत समान है, आपको बराबर उनसे बराबर खाने की मिलेगा, आपको उनको बराबर पीने की मिलेगा, आपको उनके बराबर आवास मिलेगा, लेकिन स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, माने कुछ करने का स्वतंत्रता नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे भाड़ में जाए ऐसी समानता। ऐसी समानता तो मानसिक बोझ है जिसमें स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता के अभाव में समानता मानसिक बोझ बन जाती है। तो मार्क्सिज्म तो आया, समाजवाद भी आया, लेकिन ये विचारधाराएं जब अतिशय उग्र हो गई और एक सीमा रेखा को पार कर गई और जब इनके अंदर तानाशाही समाहित हो गया, बस यही इन्होंने अपना लोगों में विश्वास खो दिया। अब देखिए, पूंजीवाद में बुराइयां बहुत हैं, जैसे मैंने बताया, आय की असमानता, वर्ग संघर्ष हो, आर्थिक अस्थिरता हो, सामाजिक कल्याण की उपेक्षा हो, अंधी प्रतियोगिता हो, उपभोक्तावादी संस्कृति हो, भोगवादी संस्कृति हो, आत्म केंद्रित व्यक्तित्व हो, ये सब तो पूंजीवाद का कर्स है, अभिशाप है, कमियां हैं। लेकिन समाजवादी विचारधारा आई तो पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए, मार्क्सिज्म, लेकिन उसके अंदर जो तानाशाही था वो उसको पीछे करते ले चला। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? साधनों का स्वामित्व, साधनों का संचालन, साधनों का नियंत्रण एक केंद्रीय इकाई के हाथ में होगा। केंद्रीय इकाई माने सरकार। दुनिया में पहली बार जब समाजवादी सरकार आई, अब मार्क्स ने तो विचारधारा बहुत लंबा दिया था, पूरे दुनिया में मजदूर एक हो गए, मई दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये विचारधारा बहुत ज्यादा पूंजीवादी तो डर गए कि भाई ये विचारधारा आएगी तो सब पूंजीवादी समाप्त होंगे। अगर मार्क्सिज्म आ गया, और मार्क्सिज्म में थोड़ा सा सुधार समाजवाद ने किया, समाजवादी विचारधारा पहले से भी चल रही थी, ऐसा नहीं। कार्ल मार्क्स ने उसी में हिंसा का बात ले लिया तो मार्क्सवाद हो गया। तो दुनिया में पहली बार समाजवादी सरकार यानी कार्ल मार्क्स से प्रभावित सरकार 1917 में रूस के क्रांति में बना, जिसके पुरोधा बने लेनिन। अब मार्क्स अब यहां से शुरू हुआ पूंजी समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? साधनों का स्वामित्व, साधनों का संचालन और साधनों का नियंत्रण एक केंद्रीय इकाई के हाथ में होता है। बाजार को स्वतंत्रता नहीं होती कि क्या पैदा करेगा, कितना पैदा, सरकार बताएगी क्या पैदा करना है, कितना पैदा करना है, कैसा पैदा करना है। पूरी अर्थव्यवस्था नियंत्रित हो जाती है और पूरी अर्थव्यवस्था को एक व्यक्ति ही संचालित करता है। वो तय करेगा कि उपभोक्ता को कितना मिलना चाहिए, कैसा मिलना चाहिए। और आपको मैं बताऊं कि भारत की अर्थव्यवस्था जब प्रारंभ हुई, जब भारत आजाद मिला, तो भारत की अर्थव्यवस्था में भी समाजवादी प्रभाव था और यह प्रभाव 1990 तक चलता रहा, 1991 तक चलता रहा, जब भारत में एलपीजी अपनाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जब अपनाया गया, तब जाके ये धूर हुआ। अगर ये मार्कर है और मार्कर में इस काले रंग के जगह नीला रंग लगाना, फैक्ट्री वाले को लगाना है, कंपनी को, तो कंपनी को उससे एक बड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। इतना अर्थव्यवस्था नियंत्रित था, मात्रागत प्रतिबंध था कि एक फैक्ट्री इतना पेन पैदा करेगी, इससे ज़्यादा पैदा नहीं कर पाएगी, और विदेश से इतना मात्रा में आयात होगा, इतना मात्रा में निर्यात होगा। यानी कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता तो होता है, लेकिन ना ही उपभोक्ता को स्वतंत्रता होता है और ना ही उत्पादकों को स्वतंत्रता होता है।
तो समानता होते हुए भी अगर स्वतंत्रता नहीं तो मानसिक बोझ बन गया। इसीलिए देखिए 1991 में जो समाजवाद की यवनिका थी, लौह यवनिका यानी लौह पर्दा, वो जाल जो है 1991 में टूट गया, सोवियत संघ का बिखराव हो गया और सोवियत संघ भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर चल दिया। चाइना देखने में कहता कि मैं कम्युनिस्ट हूं, 1949 में वो कम्युनिज्म आया, लेकिन चाइना भी पूर्ण रूप से पूंजीवाद की ओर चल रहा। भले वो कम्युनिस्ट कह रहा हो अपने आप को, भले वो कह रहा हो माओवाद की ओर चल रहा है, माओ से तुंग ने वहां लाया। तो जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र व्यापार होता है, स्वतंत्र बाजार होता है, मांग और पूर्ति से नियम निर्धारित होते हैं, उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को स्वतंत्रता होती है, पूंजी एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती है, ये सारी चीजें हैं। वहीं समाजवाद में ये सारी चीजें एक केंद्रीय इकाई के हाथ में होती है, वो सरकार या राज्य का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यूरोप के जितने कंट्री हैं, चाहे अमेरिका को कह लीजिए, यूरोप के जितने भी, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सब पूंजीवादी कंट्री हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाली कंट्री हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था की पहली कंट्री रूस आई, बाद में चीन आई, और भी बहुत सारे देश हैं जहां कम्युनिज्म था, जहां समाजवाद को अपनाया गया था, वहां समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। अब तीसरी संकल्पना पैदा हुई मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड कल्चर, मिक्स इकोनॉमी। क्यों आया? देखिए, भारत में आजादी मिली, भारत की करोड़ों जनसंख्या को सरकार से अपेक्षा था, जनता आशा भरी निगाह से भारत सरकार की ओर देख रही थी। बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 90% से लोग गरीब थे, बेरोजगार थे, अशिक्षित थे। अमेरिका से मोटे मोटे गंदे गंदे चावल आयात होते थे, गेहूं आयात होते थे PL 480 के तहत, जो दोयम दर्जे का, जो वहां बेकार हो जाता था, तब यहां लोग खाना खाते थे। ऐसे देश में पूंजीवाद कैसे अपना लिया जाता? लेकिन बहुत सारे पूंजीपति कांग्रेस के संचालन में आजादी के पहले बहुत बड़ा हाथ दे रहे थे, चाहे वो बजाज हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे बिरला, बड़े बड़े लोग पूंजीपति कांग्रेस के खजांची थे। सरकार समाजवाद भी नहीं ला सकती थी क्योंकि पूंजीवादियों को समाप्त करना पड़ता। सरकार पूंजीवाद भी नहीं ला सकती थी क्योंकि जनता की अपेक्षा बहुत ज्यादा थी। अगर सरकार केवल पूंजीपतियों के हाथ में चली जाती तो असमर्थ, गरीब, बेरोजगार, भूखी नंगी जनता को ध्यान कौन देता? यही कारण है सरकार ने बीच का रास्ता अपनाया और एक ऐसे रास्ते को अपनाया जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुण समाहित थे। यानी पूंजीवाद रूपी सार्वजनिक क्षेत्र जिसके में था, और समाजवाद रूपी सार्वजनिक क्षेत्र में का जिसमें था, और पूंजीवाद रूपी निजी क्षेत्र भी था। और सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व को क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और यही कारण है कि भारत सरकार ने पूंजीवाद और समाजवाद के मिश्रित स्वरूप को अपनाकर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के सह अस्तित्व को स्वीकार किया और भारत कहलाया एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। हालांकि देखने में ये लगता है कि भारत सरकार प्रारंभ में समाजवाद की ओर ज्यादा प्रभावित थी। जैसे पंचवर्षीय योजनागत जो विकास शामिल किया गया वो एक प्रकार से रूस से प्रभावित था, और भारत का विकास, योजनागत विकास भी अगर कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन 1991 में जब आर्थिक सुधारों को अपनाया गया और भारत में LPG को अपनाया गया, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को, और वहीं से नई आर्थिक नीति लाई गई, तो भारत की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से मुक्त हो गई। ये एक नए लेक्चर में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। तो ये मैंने आपको बता दिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। मैंने प्रश्न किया है कि आपको पूरा समझ में आए, संभव है कि आपको समझ में आया होगा।
कोई समस्या होगी कमेंट बॉक्स में आकर आप पूछ सकते हैं। मेरा ये प्रयास है कि जहाँ कठिनाई हो मिलने में वहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। आगे लगातार मेरे लेक्चर्स इस पे चलते रहेंगे। एक तैयारी के लिए, एक संगठित तैयारी के लिए आप हमारे चैनल पर आकर सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं और उससे लाभ उठाएं। असल में हमारे परिश्रम का यही मूल आधार होगा और ये ठीक है। एक नए वीडियो और लगातार अन्य मुद्दों पे हम बनाएंगे। एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।